अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डेट फाइनेंस को। लास्ट क्लास में हमने डेट फाइनेंस से रिलेटेड कुछ की टर्म्स को देखा था, ठीक है जी। और इन की टर्म्स को जरा ब्रीफली में एक्सप्लेन कर दूं। सर, फेस वैल्यू वो वैल्यू है जिसपे कंपनी ने सूद देना है, कूपन रेट अप्लाई करना है। और लीगल डेफिनेशन इसकी है कि जब लिक्विडेशन में जाएगी कंपनी तो ये वो अमाउंट है जो लेंडर ने आके, जिसने हमें लोन दिया है, जिसने हमसे डिबेंचर खरीदा, वो आके क्लेम कर सकता है। ठीक है जी। ज्यादा जरूरी हमारी बीएफडी में ये है कि आपको ये पता हो कि कूपन रेट इस पे अप्लाई होता है और जो अमाउंट बनता है कंपनी वो सूद के तौर पे इन्वेस्टर को देती है। ठीक है। तीसरी चीज सर, मार्केट रेट है। व्हाट इज मेंट बाय मार्केट रेट? मार्केट रेट का मतलब यह है कि सर इस वक्त मुल्क में सूद का रेट क्या चल रहा है, ठीक है जी। और एक इन्वेस्टर अगर आज पैसे इन्वेस्ट करे तो उसको किस रेट पर सूद मिलेगा। क्या ये जरूरी है कि दोनों बराबर हो? नहीं सर। जब हमने बॉन्ड इशू किया होगा उस वक्त कूपन रेट में भी 10% होगा, मुल्क में हालात इस हिसाब से चल रहे होंगे कि सूद का रेट 10% होगा। लेकिन डाउन द लाइन जाके यही सूद का रेट बढ़ भी सकता है। मुल्क में मनी सप्लाई चेंज हो गई सर, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया सर, सूद का रेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा ये रेट कम भी हो सकता है। तो याद रखिए सर, ये रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कूपन रेट से डिफरेंट हो सकता है। सर व्हाट इज मार्केट वैल्यू? हमने सर डिटेल में डिस्कस किया था कि मार्केट वैल्यू का मतलब इस बॉन्ड के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मार्केट रेट से, यानी जो ये बॉन्ड कैश फ्लो पे करेगा इन्वेस्टर को, सर उस तमाम की प्रेजेंट वैल्यू अगर आप एक मार्केट रेट से निकालें तो मार्केट वैल्यू मिलेगी। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जिसपे बॉन्ड करंटली ट्रेड हो रहा है। ठीक है। तो ये चार चीजें जिसको आपने ध्यान में रखना, कूपन रेट, फेस वैल्यू, मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू। डन। आने जरा दोस्त एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम मार्केट वैल्यू डेट की कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये जितने सवाल आपके सामने रखे जा रहे हैं ये हमारी बीएफडी की बुक में शामिल है, ठीक है जी। वहीं से मैं आपको निकाल के दे रहा हूं। सर दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 और बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है इस चैप्टर का। ये कह रहे हैं जनाब, फेस वैल्यू द बॉन्ड इशूड 100 रुपीज, कूपन रेट इसका 10% है। इसका मतलब है सर ये कंपनी हर साल 10-10 रुपए का सूद देती है। मार्केट में रेट 12% चल रहा है सर। 3 साल की टर्म टू मैच्योरिटी, 3 साल का बॉन्ड है और एंड पे सिर्फ और सिर्फ जो 100 रुपए आपने पे किए डे 1 पे वही आपको वापस मिलेंगे। तो मुझे एक बात बताएं सर, 3 साल का जो रिमेनिंग पीरियड है मैंने उसके कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मार्केट रेट से, ताकि इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू पता चल सके। आए जरा दोस्त, ईयर 1, 2, 3 बना कैश फ्लोज क्या है सर? कैश फ्लोज में कंपनी सिर्फ इंटरेस्ट पे करेगी, कितने का? 100 रुपए पे 10% 10-10, और एंड पे आके रिडम्पशन की एक अमाउंट पे करेगी कंपनी, कितनी? 100 रुपए। तो मुझे बताओ सर ये बॉन्ड 3 सालों में मैच्योर हो जाएगा और ये वो टोटल कैश फ्लोज है जो वो अपने इन्वेस्टर को देगा। अब बताएं अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं सर, किस रेट से? मार्केट रेट से। देखिए मार्केट रेट बढ़ चुका है। मार्केट में 12 अंडे देने वाली मुर्गी मौजूद है, हमारी मुर्गी 10 अंडे देती है। तो मुझे बताओ क्या इसकी वैल्यू 100 रुपए होनी चाहिए? नहीं सर, 100 रुपए से कम होगी। तो याद रखिएगा अगर मार्केट में सब्सिक्वेंटली रेट बढ़ेगा तो सर मेरा बॉन्ड चूंकि कम रेट दे रहा है तो इसकी वो लुक्रेटिव पावर नहीं है हम कि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे। एक ही सूरत है कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकता है अगर इसको सस्ता करके हम बेचे। तो बताएं सर इसकी मार्केट वैल्यू क्या है सर? 12% से अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो सर मेरे पास इस 10 की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 8.93। इस 10 की प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा आपको प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना आता ना, जैसे इस 10 की प्रेजेंट वैल्यू होगी 1.12 रेज़ टू पावर 1, इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 10 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 2। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 78.3। मुझे बताएं सर अगर मैं इन तीनों को एडअप करूं तो बताओ इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कितनी है? कितनी जनाब? सर दिस इज 95.2, यानी हर 100 रुपए वाले बॉन्ड की मार्केट वैल्यू 95.2 है। और देखिए मार्केट वैल्यू कम होने का स्पेसिफिक रीजन भी यही है कि आप जो सूद दे रहे हो मार्केट में इससे ज्यादा सूद अवेलेबल है। तो एक इन्वेस्टर आपसे बॉन्ड क्यों खरीदेगा या आपके जो स्पेसिफिक बॉन्ड है क्यों खरीदेगा? सर क्योंकि सस्ता मिलेगा। ठीक है जी। सर इसको कॉपी करें, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सर। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सर पहले और दूसरे सवाल में 2 डिफरेंसेस हैं। एक तो पहले सवाल में कंपनी ने 100 रुपए पे ये बॉन्ड इशू किया होगा लेकिन ये रिडीम होगा 105 पे। इसका मतलब है एंड पे आके इन्वेस्टर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। ठीक है जी। यानी एंड में
थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इस कंपनी का कूपन रेट 8% है, यानी कंपनी 8% के हिसाब से सूद पे करती है, लेकिन याद रखना जनरली 8% से ज्यादा सूद पे कर रही है। क्यों? क्योंकि एंड में आपको 5 रुपए का एक्स्ट्रा सूद भी दे रही है। फिर प्लस सर इतने एडवांटेजेस के साथ कि इसका कूपन रेट भी माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है, इसका जो है वो एंड पे रिडम्पशन पे प्रीमियम भी है, इन्वेस्टर को फायदा है। आप चेक करें इसका मार्केट रेट जो है ना वो इस वक्त करंटली सूद का रेट कम है, इस वक्त करंटली सूद का रेट 7%। इसका मतलब है बॉन्ड बड़ा जबरदस्त है, ये बॉन्ड आराम से 100 रुपए से ऊपर का बॉन्ड होगा। ठीक है जी, आइए जरा देखते हैं जनाब इसकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं। मार्केट वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमें मार्केट रेट गिवन है 1, 2, 3 और 4। मुझे बताएं सर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा एज अ कंपनी, इन्वेस्टर रिसीव करेगा किससे? 8, 8, 8 और 8। इन्वेस्टर को एंड पे आके रिडम्पशन अमाउंट मिलेगी, रिडम्पशन प्राइस कितने की? 105 रुपए की। 8, 8, 8 और 113। अब बताएं सर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं एक छोटे रेट से विच इज 7%। सर अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखूं तो मेरे पास ये आ रही है 7.48, 7% से। सर ये मेरे पास आ रही है 6.99, सर ये मेरे पास आ रही है 6.53 और सर ये मेरे पास आ रहा है 86.21। अब बताएं सर मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड विद ₹100 फेस वैल्यू, 100 रुपीज की जिसकी फेस वैल्यू है सर उसकी मार्केट वैल्यू है 107.2, इन सबका टोटल। ऐसा तो सर देख लें 107.2 का मतलब 100 रुपए से ऊपर पे ट्रेड हो रहा है, और उसका मेन रीजन ये है कि एक तो रिडम्पशन पे प्रीमियम भी मिल रहा है और माशाल्लाह इसका सूद का रेट भी मार्केट के रेट से ज्यादा है, कूपन रेट ज्यादा है। तो सर इसका मतलब है इन्वेस्टर को थ्रू आउट टर्म भी फायदा नजर आ रहा है और रिडम्पशन के ऊपर भी फायदा नजर आ रहा है, तो इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू आ रही है 107.2। सर इसको भी कॉपी कर ले, शाबाश। चलिए सर अब हम एक ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं जिसमें एग्जामिनर ने आपको कैश फ्लोज दिए हुए होंगे। ठीक है जी, आमतौर पे एग्जामिनर मार्केट रेट देता है और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करें। लेकिन सर मैं एक ऐसा केस पिक करूंगा जिसमें मार्केट वैल्यू दी हुई होगी, कैश फ्लोज दिया होगा और आपने एक ऐसा रेट पिक करना होगा जो कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को मार्केट वैल्यू के बराबर कर दे। ऐसा रेट कहलाता है सर IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी इन दो अरेंजमेंट्स के दरमियान इंटरनल कौन सा रेट है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, वो रेट जो कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को मार्केट वैल्यू बना दे। डन। अच्छा जी सर, तो सबसे पहले हम काम करते हैं एक मैथमेटिकल फिनोमेना छोटा सा, उसको हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम पहले कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, फिर हम उसको सर इस डेट वाले फाइनेंस में अप्लाई कर देंगे, यानी इस डेट फाइनेंस के लिए यूज कर लेंगे। देखिए मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट रख रहा हूं। सर अज्यूम करिए एक प्रोजेक्ट है जिसपे टाइम 0 पे 1000 रुपए हमने पे करने। सर टाइम 1 पे, टाइम 2 पे और टाइम 3 पे इससे पैसे रिसीव होंगे 500, सर 450 और 231। आपसे कहा जा रहा है कि बताएं वो क्या रेट है जो इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को इस अमाउंट से कनेक्ट कर रही है। यानी अगर मैं ये बॉन्ड जाके खरीदूं, ये प्रोजेक्ट जाके खरीदूं 1000 रुपए में और मुझे 3 कैश फ्लोज मिले, तो बताएं मैंने इफेक्टिवली क्या कमाया, वो क्या रेट है जो इस इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को इस आउटफ्लो से कनेक्ट कर दे। डन। मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना? 1000। सर मुझे मिलेगा क्या? 500, 450, 231। मैंने कितने % पैसा कमाया ये मैंने कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं सर, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं से 12%। ठीक है जी, 12% में निकालता हूं, 10 से भी निकाल सकते, 11 से भी निकाल सकते, 12 से भी, कोई पहला रेट अज्यूम कर लो ऐसे ही। ठीक है जी, अब बताया जी पहला रेट मैंने कोई भी अज्यूम कर लिया। अच्छा आमतौर पे लोग क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 950 और 231, 950 और 231 कितने होते हैं सर? 950 और 231 ये हो जाते हैं सर 1081। ठीक है, 1081 में 1000 हटाएंगे तो आपको तकरीबन 180 रुपए मिलेंगे। वो 3 सालों का रिटर्न है, तो लगभग आप 7-8%, 10% लेके चल सकते हैं अंदाजा। ठीक है, यानी आपने कहा जी 3 सालों में हमने 180 रुपए कमाए, तो लगभग हमने 60 रुपए साल के कमाए, और 60 रुपए साल के कमाए तो उसका मतलब है 1000 रुपए में 60 रुपए तकरीबन क्या बनते हैं? 6%। तो आप पहला रेट 6-8% ले सकते हो। अच्छा मैं पहला रेट 12 ले लेता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं, 8 भी ले सकते हो। 8 ट्राई कर लो यार, 8
8 ट्राई करते हैं सर। फिर 8% पे देखो क्या आता है सर। मैं अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ ना इसकी, ये तो 1000 ही रहेगा। ये हो जाएगा सर 463। कितना हो जाएगा ये? 463। ठीक है जी। ये 500 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 8% डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू पावर 1। फिर ये हो जाएगा सर मेरे पास 386। ठीक है जी। ये हो जाएगा सर मेरे पास 184 183। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई इन तीनों को ऐड करें, मेरे पास बताएं एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन रही है सर? सर मेरे पास 1000 सर मेरे पास एनपीवी आ रही है 32 रुपए पॉजिटिव। पॉजिटिव इसका मतलब है भाई ये प्रोजेक्ट 8% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। सर तुमने इसको जब 8% पे डिस्काउंट किया तो उसके बावजूद इसमें पॉजिटिव इनफ्लो भी बचा हुआ है। तो सर मैं ये देखना चाहता हूं कि 12% पे क्या रिजल्ट आता है। 12% पे अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू 12% पे आप निकालें तो ये निकलेगी सर 446। पहले वाला 1000 है। पहले वाला 1000 है सर। फिर मेरे पास सर 500 डिवाइडेड बाय 1.12, ये हो जाएगा सर 359। ये हो जाएगा सर मेरे पास 164। सर ये हो जाएगा मेरे पास सॉरी पहला हो जाएगा मेरे पास 446। 12% का रेट है तो प्रेजेंट वैल्यू कम आ रही है सर 359। और ये हो जाएगा सर मेरे पास 164। बताए नेट कितना आ रहा है सर? मेरे पास 970 रुपीज। इसका मतलब है सर 970 को नेट करो ऊपर 1000 से, तो मेरे पास सर ये बैलेंस बनता है अराउंड कोई सर 30 रुपए का, 30 या 31 रुपए बनता है। सही। अब 31 रुपए नेगेटिव, इसका मतलब है सर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इफेक्टिव रेट जो ये इन्वेस्टर को ऑफर कर रहा है वो 8 से ज्यादा है लेकिन 12 से कम है। तो एक काम करते हैं, हम एक टाइम लाइन डालते हैं। मैं ये कहता हूं कि जी जब हमारा रेट था 8%, जैसे हमारा रेट 8% था तो हमारी एनपीवी आ रही थी 32। हमने रेट बढ़ाना था, अगर मैं रेट बढ़ाता डिस्काउंट रेट बढ़ता, डिस्काउंट ज्यादा होते कैश फ्लोज, एक पॉइंट पे आके सर एक ऐसा रेट निकालना था मैंने जिससे एनपीवी 0 हो जाए। अच्छा मैंने रेट बढ़ाया 8 से मैंने कर दिया 12, वो ओवरडू हो गया। सर जब हमने 8% से रेट बढ़ाया ना 0% की तरफ जाने के लिए तो ओवरडू हो गया सर। ओवरडू का मतलब ये हमने 8 से रेट बढ़ाया ऐसे के बजाय एनपीवी 0 होने के एनपीवी नेगेटिव में चली गई। ठीक है जी। रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, रेट बढ़ाने से प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। बड़ा रेट जब डिस्काउंटिंग के लिए यूज होगा तो कैश फ्लोज छोटे होते जाते हैं। ठीक है जी। तो सर जब हम रेट बढ़ाएंगे तो देखिए हमारी एनपीवी कम हो जानी थी। ठीक है, रेट और एनपीवी के बीच में रिलेशनशिप इनवर्स है। तो सर मैंने 8% से जब बढ़ाने की कोशिश की 12% पे लेके गया, एनपीवी पॉजिटिव से नेगेटिव में चली गई। इसका मतलब है सर मैंने 4% जो रेट चेंज किया, चेंज इन रेट इस 4%, ये 4 यूनिट। सर मेरे पास चेंज इन एनपीवी सर 32 रुपए पॉजिटिव से मैं 31 रुपए नेगेटिव में चला गया। तो सर 32 रुपए पॉजिटिव से मैं 31 रुपए नेगेटिव में गया, इसका मतलब है 63 रुपीज। इसका मतलब है 63 रुपीज का चेंज आया 4% रेट चेंज करने से। हम पॉजिटिव से ऑल द वे नेगेटिव में चले गए। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1% रेट चेंज करने से एनपीवी में कितनी तब्दीली आई होगी, तो सर मैं 63 को डिवाइड कर देता हूं सर 4 से, तो मेरे पास 1% रेट चेंज करने से लगभग 15.75 रुपए की एनपीवी कम हुई होगी। 15.75 रुपए की एनपीवी कम हुई होगी। मुझे एक बात बताएं, मैं ये चाहता था कि सर मेरी एनपीवी 32 रुपए कम हो। कितने रुपए कम हो? 32 रुपए। तो बताओ मैं रेट को कितना बढ़ाता? मैं रेट को 1% बढ़ाता ना, मैं 9 पे आता ना सर, ये 15 रुपए 75 पैसे ही एनपीवी कम हो जाती है, लगभग 16 रुपए रह जाती। मुझे बताओ मैं कितने % रेट बढ़ाऊं? सर आप रेट बढ़ाएं ऑलमोस्ट 2.03%।
ऑलमोस्ट 2.03%, यानी आप चले जाएं 10.03% पे तो सर ये एनपीवी जीरो हो जाएगी। ये कैसे पता चला आपको? मुझे 32 रुपए कम करने हैं सर, 32 रुपए कम करने, 1% रेट चेंज से 15 रुपए 75 पैसे कम होते हैं। तो मुझे बताओ सर मेरे पास कितनी एनपीवी कम करनी है? 32 रुपए। सर मुझे एटलीस्ट 2.03% रेट बढ़ाना पड़ेगा। 1% बढ़ाओगे ना 15 रुपए 75 पैसे एनपीवी नीचे गिरी, एक और % बढ़ाओगे ना 15 रुपए 75 पैसे और एनपीवी नीचे गिरी, 16 ऑलमोस्ट 31 रुपए 50 पैसे गिरी, मुझे 32 रुपए लेके जाना है। तो सर 10.03 वुड बी द रेट जिस पे एनपीवी जीरो हो जाएगी। आप अगर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे कंप्यूटर से तो इसका रेट एग्जैक्ट 10% आएगा। ठीक है जी। रेट थोड़ा बहुत सर इस मेथड से ना ऊपर नीचे होता है, लेकिन इतना बड़ा इससे मसला नहीं आता। अब देखिए 8% पे एनपीवी पॉजिटिव, 12% पे एनपीवी नेगेटिव, इन बिटवीन दीज टू रेट्स वाज 10.03% वेयर एनपीवी कुड बी जीरो। ऐसा अब बताएं सर, एक छोटा सा फंक्शन हम डेवलप कर लेते हैं इसी पूरे मैकेनिक्स का एक छोटा सा फंक्शन, यानी चेंज इन रेट और चेंज इन एनपीवी को हमने कनेक्ट किया तो हमने ये अज्यूम किया कि एनपीवी और रेट के बीच में रिलेशनशिप लीनियर है। हर 1% रेट से एनपीवी 15 रुपए 75 पैसे चेंज होती है। यू डिक्रीज द रेट, सर एनपीवी विल इंक्रीज बाय 15.75, यू इंक्रीज द रेट, एनपीवी विल इंक्रीज बाय 15.75 रुपीज। सर मैंने क्या किया, 32 रुपए को जीरो करने के लिए 2.03% मैंने रेट बढ़ाया ताकि एनपीवी कम होते होते जीरो हो जाए। अब बताएं इसी फंक्शन को हम एक इसी पूरे मैकेनिक्स को एक छोटे से फंक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, यही सारा काम हो रहा होगा। देखिए ये एक छोटा सा फंक्शन है आईआरआर कैलकुलेट करने का। आईआरआर में सबसे पहले जो ए है ना, दिस इज द स्मॉलर रेट और बड़ा ए इसकी एनपीवी है। सर बी से बड़ा रेट और बड़े बी से उसकी एनपीवी, तो छोटा रेट है मेरे पास 8%, सर उसकी एनपीवी है पॉजिटिव 32। ठीक है जी, और सर 32 माइनस 31, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय सर 12% माइनस 8%। सर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सर आईआरआर इसके अंदर एग्जैक्ट आएगा 10.03%। ऐसा तो आइंदा के बाद ये फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। ए छोटा रेट, ए बड़ा है उसकी एनपीवी, छोटा बी जो है वो बड़ा रेट, और सर छोटे बी जो बड़ा बी है वो बड़े रेट की एनपीवी। ठीक है जी, ए छोटा रेट, बड़ा है उसकी एनपीवी, बी बड़ा रेट और बड़ा बी उसकी एनपीवी। ठीक है जी, ये देख लीजिए सर, अच्छे तरीके से इसको एब्जॉर्ब करें। अब हम देखने जा रहे हैं सर कि डेट फाइनेंस में आईआरआर का क्या ऑब्जेक्टिव है। सर हमने करना ये होगा, हमें एग्जामिनर कैश फ्लोज देगा, हमें मार्केट वैल्यू देगा, जैसे यहां दिया हुआ था। सर हमें एग्जामिनर ने मार्केट वैल्यू दी, हमें कैश फ्लोज दे दी, और ऐसा रेट जो इन दोनों को कनेक्ट करके, इन दोनों को कनेक्ट ऐसे करे कि आप इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालें, एग्जैक्ट मार्केट के बराबर है मार्केट वैल्यू के, वो रेट हमारा आईआरआर होगा और वो रेट प्रिवेलिंग मार्केट रेट होगा। ये वो रेट होगा जिससे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर आ जाए। अब हमें एग्जाम में मार्केट वैल्यू देगा, कैश फ्लो देगा, और हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? मार्केट रेट। आईआरआर से कैलकुलेट करेंगे। इसको कॉपी करें ताकि हम एक स्टेप आगे बढ़े सकें। थैंक यू जी। जरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एग्जामिनर ने हमें मार्केट वैल्यू दी हुई है, ठीक है जी, और हमसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि कैश फ्लोज आपको दे रहा हूं, ठीक है जी, और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे मार्केट वैल्यू निकाल के दें। ठीक है जी, सॉरी, आप मुझे जो है वो आईआरआर निकाल के दें, एक ऐसा रेट जो कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को 109.61 तक ले जाए। तो सर पहली दफा हम अपने कैश फ्लोज में ईयर 0 को भी इंक्लूड करेंगे। बनाए सर, मेरे पास ईयर 0 पे मार्केट वैल्यू कितने के लिए सर? ये हमने बॉन्ड लिया कितने का? 109.61 नजर आ रहा है? यस सर। फिर मेरे पास इंटरेस्ट कितना है सर हर साल का? सर 10% का रेट है, 16% का सर, 100 रुपए पे 16 रुपए सूद, 16 रुपए सूद, 16 रुपए सूद और 16 रुपए सूद। मेरे बच्चों मेरे पास एंड पे रिडम्पशन वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट 100 रुपीज। अब बताएं सर, मेरे पास जो कैश फ्लोज आ रहे हैं, दिस इज 109.61, 16 और 116। अब एक काम करते हैं जनाब, हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और एक रेट लेते हैं जिससे प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि होपफुली इनकी प्रेजेंट वैल्यू 109.61 पे आ जाए।
अच्छा, पहला रेट क्या लेना चाहिए? पहला रेट हम ले लेते हैं से कूपन रेट 16%। आप यकीन करेंगे, आप इन कैश फ्लोज की 16% से प्रेजेंट वैल्यू निकालें ना, 16 16 16 16 और एंड में 100, आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, बाखुदा ये एग्जैक्ट 100 निकलेगा। सी प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलेगी? 100। और जब आप इसको कंपेयर करोगे 109.61 से, तो सर आपकी एनपीवी नेगेटिव निकलेगी 9.61। आप चेक कर ले, हम निकाल ले सर, 16% से ग्रो करें, 16% से प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले सर, 100 ही निकलेगा हिसाब किताब पक्का। अब बताएं, एनपीवी आ रही है नेगेटिव, अगर मैंने और रेट बढ़ाई एनपीवी और नेगेटिव हो जाएगी, मुझे चाहिए एक पॉजिटिव एनपीवी, क्या करूं? रेट थोड़ा सा कम कर दूं, मैं रेट ले लेता हूं 12%। अब बताएं 12% पे सर एनपीवी निकालें। अब 12% पे या तो इंडिविजुअली सबकी एनपीवी निकालो, या फिर एक काम करो सर, आप एक काम करें, 109.61 नेगेटिव में प्लस कर रहा हूं मैं इसमें 16 रुपए की एन्युटी, 16 1 - 1 प्लस 12% रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 12%। ये 16 रुपए की एन्युटी एंड में आके 100 रुपए का एक और कैश मिलेगा, 100 रुपए का एक और कैश मिलेगा, डिवाइडेड बाय 1 + 12% रेज टू पावर 4। सर मुझे एक बात बताएं, इन सबको अगर मैं नेट करूं, इन सबको नेट करूं, तो सर मेरे पास एनपीवी आ जाएगी 12% वाले हिसाब से। सर ये मेरे पास 12% पे एनपीवी आ रही है, सर एनपीवी आ रही है नेट करने पे सर 2.54, सर 2.54 और ये पॉजिटिव एनपीवी है, तो सर मुझे 2 एनपीवी मिल गई, एक और दूसरी एनपीवी। अब एक काम करते हैं, हम वो फंक्शन यूज करते हैं, छोटा ए बड़ा ए माइनस बड़ा बी और बी माइनस ए। ठीक है जी, आप चाहो तो आप वो फंक्शन की जगह लॉजिकल काम भी कर सकते हो जो हमने ऊपर किया। सर मेरे पास छोटा रेट इसमें क्या है? लोअर रेट इन बिटवीन 16 and 12 इज 12, और ये इससे रिलेटेड इसकी एनपीवी। बी इस पर बड़ा रेट और ये उससे रिलेटेड एनपीवी। तो मैं कह सकता हूं सर मेरे पास ए विच इज अ स्मॉलर रेट प्लस एनपीवी 2.54 डिवाइडेड बाय प्लस 9.61 सर मल्टीप्लाई बाय 16% माइनस 12%। अब बताएं सर मेरे पास IRR क्या आ रहा है सर? सर दिस IRR इज अराउंड 12.78%, 12.78%। सर इस पे इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू 16 और 16 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? एग्जैक्ट 109.41 पे आ जाएगी, 12.784 कर लें टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। ठीक है जी, आप इसको चेक भी कर सकते हैं सर। मैं अगर एक एक्सेल पे आपको एक चेक करके बता दूं सर, ऐसे ही सर ये 0 1 2 3 4 सर मेरे पास जो कैश फ्लोज हैं वो कितने? कैश फ्लोज कितने हैं सर? ये 0 पे सर मेरे पास है 109.61 सर, फिर 16 16 16 16। ठीक है जी, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं सर 12.1.122784 रेज टू द पावर सर 0 ऐसा। एंड मैं ये फॉर्मूला उठाता हूं, कंट्रोल C करता हूं और ये ले जाके बाकी जगहों पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है जी, और फिर मैं इनका कर लेता हूं टोटल। तो और एंड में आके मेरे पास सर 100 रुपए मिलेंगे ना, 116 हो जाएगी, ये हो जाता है 0 सर। ठीक है जी, तो सर जब मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली एग्जैक्ट 12.784% पे, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब है सर ये वो रेट है जिसपे आपकी प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू के बराबर आ रही है। सर मैंने इसको यहाँ रिकॉर्ड भी कर दिया ताकि आपके पास एक रेफरेंस के तौर पे मौजूद रहे। ठीक है जी, इसको आप कॉपी कर लें। थैंक यू वेरी मच। सर हम जा रहे हैं एक और छोटे से क्वेश्चन पे IRR कैलकुलेट करने के लिए। इस दफा IRR हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे सिनेरियो में जहां पर एंड पे प्रीमियम या रिडम्पशन पे डिस्काउंट आ रहा हो। सर देखें, ये एक ऐसा
बॉन्ड है जो करंटली मिल रहा है 110 रुपए में, ठीक है। 12% का इसका कूपन रेट है और 4 साल की इसकी टर्म है और एंड पे आगे 6 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं जनाब मेरे पास ईयर 0, 1, 2, 3 एंड 4, सर मेरे पास मार्केट वैल्यू इज करंटली 110.4378, ठीक है जी। सर मेरे पास इंटरेस्ट 12, 12, 12 और 12। सर मेरे पास रिडम्पशन वैल्यू 100 + 6 यानी 106, आप एक साथ मिला के भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सर 110.4378, 12, 12, 12 और सर 12 + 100 + 6, ठीक है जी। एक काम करते हैं जनाब, हमने निकालना एक ऐसा रेट जो इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को 110 से इक्वेट कर दे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पहला रेट कूपन रेट ही ले लेते हैं 12%, प्रेजेंट वैल्यू एट 12%। आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू 12% क्या होगी? सर ये 110.4378। सर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 100 तक, सर ये होगी 100। 12% पे कैश फ्लोज ग्रो कर रहे हैं, उसको 12% पे डिस्काउंट करोगे 100 आएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये 6 रुपया जो है ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू मुझे अलग से निकालनी पड़ेगी। 6 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू द पावर 4, ठीक है जी। 12% पे इसकी 4 अब देखें निकालेंगे तो ये निकलेगा कोई 3.8 समथिंग, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास इस रेट पे 12% के रेट के ऊपर एनपीवी क्या आ रही है? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है सर? सर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आ रही है अराउंड 6.62 नेगेटिव, ऐसा। तो नेगेटिव का मतलब है सर मुझे अब रेट थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो छोटा करूंगा तो मेरे पास एनपीवी पॉजिटिव आएगी। लेट्स से एक रेट ले लेते हैं हम 8% का, 4% कम कर देते हैं। अब बताएं जी, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू इससे निकालने जाऊं तो 110.4378, छोटा रेट लेने की लॉजिक समझ लो। ये एनपीवी नेगेटिव है, मुझे एक एनपीवी ऐसी चाहिए जो पॉजिटिव हो, ठीक है, क्योंकि मैं जीरो करना चाह रहा हूं, उसको रिवर्स आना चाह रहा हूं। तो मैं रेट ऐसा यूज करना चाह रहा हूं जिससे एनपीवी बढ़े, ताकि नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जाए, मैं जीरो पे आना है, ठीक है। अब बताएं सर, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं क्या चीज ऐड कर रहा हूं जी? कितने सर? 12 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 1 - 1 + 8% रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 8%, सर प्लस 106 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू द पावर 4। सर इन सब की मिला के वैल्यू बनती है 7.22 पॉजिटिव। अगर मैं IRR मालूम करने जाऊं तो सर मेरे पास A over A - B and into B - A. Sir, I am treating this figure and this figure as छोटा a and उससे related NPV, ठीक है। Treating this बड़ा rate and its बड़े की NPV is B and B। तो सर अगर मैं ये मालूम करने जाऊं तो सर 8% प्लस कितना जी? 7.22 डिवाइडेड बाय 7.22 प्लस सर 6.62 प्लस, इसलिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फंक्शन का, मल्टीप्लाई बाय सर 12% -8%। मुझे बताएं सर मेरे पास IRR क्या आ रहा है? सर इसको अगर आप वर्कआउट करेंगे ना तो आपके पास IRR एग्जैक्टली कोई 10% के करीब बनेगा, ठीक है जी। और अगर आपने इसको चेक करने के IRR 10% सही है या नहीं है तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं सर। सर हम यहाँ कैश फ्लोज डाल देते हैं, कितने जी? यहाँ हम डाल देते हैं जी 110.4378, ठीक है। यहाँ हम कैश फ्लोज डाल देते हैं 12 और 112 प्लस 6 118। सर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं इसकी, दिस डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर 1, ऐसा। फिर मैं कहता हूं जनाब मुझे ये फंक्शन कॉपी करना है और ये मुझे सब में पेस्ट कर देना है। सर मेरे पास एनपीवी 0 हो जाती है, ठीक है जी। ये है मेरे पास सर प्रेजेंट वैल्यू एट 10%,
एंड दिस इज एनपीवी, दिस इज एनपीवी। ऐसा यार है सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। तो सर मैं ये यहां से पिक कर रहा हूं और एहतियातन मैं वहां रख रहा हूं ताकि कल मुझे अगर प्रूफ करना पड़े कि 10% एनपीवी पे एनपीवी 0 हो रही है नहीं हो रही है, तो ये मेरे पास एकमात्र सबूत है। ठीक है जी सर, आई होप आपको आईआरआर कैलकुलेट करना आ गया है, आपको उसको इस्तेमाल करना आ गया है। हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं जनाब, अगर ये कॉपी कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच जी। चलिए जी, एक छोटा सा हिसाब किताब हम और करने जा रहे हैं कवर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है जी, जरा इसको समझने वाली चीज है सर, इसको अच्छे तरीके से हमने समझना है। सर मुझे एक बात बताएं, मैं आपके सामने एक टिपिकल कंपनी का सिनेरियो रख रहा हूं। एक कंपनी है, से मैं अज्यूम कर रहा हूं उसकी सेल्स है 10,000 रुपए की। ठीक है सर, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 4,800 रुपए की। वो आराम से जीपी कमा रहा है कोई 5200 रुपए का। ठीक है सर, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सर उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 2400 रुपए के। तो सर उसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यह आ रहा है कोई 2800 रुपए का। इसमें से उसने सर इंटरेस्ट पे करना है, कॉन्स्टेंटली कोई इंटरेस्ट नहीं है सर यहाँ पे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास आ रहा है कोई 2800 रुपए का। 30% का हमारा टैक्स रेट है, 30% का हमने टैक्स पे किया, तो ये बना कुछ 840 रुपए का। सर मेरे पास नेट आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने का जी, 1960 रुपए का। ठीक है, कितने का आ गया भाई, 1960 रुपए का। डन। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास इसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, एक अजम्पशन ले रहे हैं सर, अज्यूम करें इस कंपनी ने लोन लिया और लोन पे इसको 500 रुपए का सूद पे करना पड़ा। कितने का, 500 रुपए का। तो उसूलन ये 1960 रुपए का प्रॉफिट 500 रुपए कम हो जाना चाहिए, क्योंकि हम 500 रुपए का टैक्स पे कर रहे हैं, सॉरी 500 रुपए का जो है वो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आए जरा देखें, मैं इस पीएनएल में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, सेल सेम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेम, जीपी सेम। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम 500 रुपए का टैक्स आ रहा है, 500 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है इसके अंदर। लोन लिया होगा हमने सूद पे, ये 500 रुपए हमने दिए बैंक को। बताएं सर इससे हुआ क्या, सर 2300 रुपए का मेरा रह गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और सर 30% के हिसाब से मुझे 690 रुपए का टैक्स देना पड़ा। सर मेरे पास बॉटम लाइन पे 1610 रुपए आ गए, और भाई ये 500 रुपए कम नहीं है। अगर आपने 500 रुपए का एक्सपेंस किया, वो पूरा पूरा आपके प्रॉफिट को हिट नहीं कर रहा। सर आपके प्रॉफिट में कमी आई है सिर्फ 350 रुपए की। उसका मेन रीजन सर आपके पीएनएल में 500 रुपए का एक्सपेंस बढ़ा, लेकिन एट द सेम टाइम आपका टैक्स एक्सपेंस 150 रुपए रिड्यूस हो गया। तो आपके नेट इंपैक्ट कितने का आया, 350 रुपए का। इसका मतलब है जब भी कंपनी सूद पे लोन लेती है, वो जो सूद पे करती है, इट इज काउंटेड एज एन एक्सपेंस, इट इज काउंटेड एज एन एडमिसिबल एक्सपेंस। अगर आपने 500 रुपए का सूद दिया, 500 रुपए के सूद ने आपके टैक्स को बचा लिया। कितने रुपए का टैक्स बचा है सर, इसका 30%, दैट इज 150 रुपए। आपने सर 150 रुपए का टैक्स बचाया 500 रुपए का सूद देके। तो मुझे एक बात बताओ, एक तरफ मैं सूद दे रहा हूं, दूसरी तरफ टैक्स बचा रहा हूं, तो मेरी नेट इफेक्टिव कॉस्ट कितनी है सर, नेट इफेक्टिव कॉस्ट मेरे पास आ रही है सर कोई 350 रुपए की। इसका मतलब एक प्रिंसिपल बन गया, जब भी कंपनी सूद पे करेगी, कंपनी को टैक्स सेविंग्स मिलेंगी, कंपनी के टैक्स बचेगा। ऐसा है। तो अगर टैक्स है सर, जो कि नजर भी आ रहा है, टैक्स आने से क्या हो रहा है, कंपनी के प्रॉफिट्स तो कम हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी का टैक्स भी कम हो रहा है। तो इफेक्ट क्या आ रहा है, नेट ऑफ टैक्स इंपैक्ट मेरे पास सर 500 रुपए के सूद का सर जो पीएनएल तक गया ना, वो था सिर्फ 70%, नेट ऑफ टैक्स दैट इज 350 रुपए। ऐसा। अब बताएं सर, ये क्या मुझे
डेट की वैल्यूएशन में और डेट का मार्केट रेट कैलकुलेट करने में फैक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कंपनी जब सूद पे करेगी तो इफेक्टिवली उस पर आपको टैक्स सेविंग भी मिलेगा। तो आप ऊपर जो आपने काम किया है ना, ये वाला, यहां जब कंपनी से सूद पे कर रही है तो याद रखिएगा इसके साथ टैक्स सेविंग्स भी आएंगी। वो अभी तक हमने इसलिए इग्नोर की थी कि हम अज्यूम कर रहे थे कि हमारे मुल्क में टैक्स नहीं है, लेकिन अब सर पहली दफा हम टैक्स को अकाउंट फॉर करेंगे। ऐसा तो बताएं इस पूरी डिस्कशन की समरी क्या है? सर सिंस इंटरेस्ट इज एन एडमिसिबल एक्सपेंस और सर एफबीआर इसको अलाउ करता है एज एन एक्सपेंस, तो एफबीआर आपको टैक्स डिडक्शन अलाउ करता है, टैक्स की पेमेंट्स आपकी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। इंटरेस्ट आने का नुकसान तो है, फायदा भी है, आपके टैक्सेस कम हो जाते हैं, ठीक है, और इफेक्टिवली आपकी जेब पे जो कॉस्ट पड़ती है वो 500 माइनस टैक्स सेविंग्स। पक्का जी? सर इसको कॉपी करने से जरा शाबाश। चलिए जी एक स्टेप आगे जाते हैं जनाब। मेरे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें टैक्सेस इंक्लूडेड है। अब देखिए मार्केट वैल्यू निकालनी है। देखिए जब भी एग्जाम में टैक्स देगा ना तो वो आपको जो डिस्काउंट रेट देगा ना, यानी मार्केट रेट जो देगा ना, वो जनरली पोस्ट टैक्स देगा। ठीक है जी, जनरली पोस्ट टैक्स देगा। सर ये पोस्ट टैक्स का क्या मतलब है? सर देखिए अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, बैंक आपको कोट करता है जी 10% का रेट है सूद का, तो आपने याद रखना है कि मैं 10% जेन्युइनली पे नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं 10% का सूद पे करूंगा तो सूद की अमाउंट का 30% मुझे टैक्स सेविंग्स के तौर पर अलाउ हो जाएगा। तो जो भी रेट होता है मैं उसको क्या करता हूं? आफ्टर टैक्स कर देता हूं। क्या करता हूं? आफ्टर टैक्स, यानी इफेक्टिव रेट निकाल लेता हूं कि इस कंपनी को इफेक्टिवली किस रेट से सूद पे करना पड़ रहा है नेट ऑफ टैक्स सेविंग्स। तो सीधी सी बात है सर, इस पर्टिकुलर सवाल में 6% का एक रेट आ रहा है, उसके आगे लिखा है पोस्ट टैक्स। देखिए अब आपको कैश फ्लोज को करना है पोस्ट टैक्स, तो जो डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करोगे वो भी कैश फ्लोज के हिसाब से होना चाहिए। यानी अगर आप कैश फ्लोज ले रहे हो पोस्ट टैक्स, ठीक है जी, तो फिर आपको डिस्काउंट रेट भी क्या लेना है? पोस्ट टैक्स। जो मैं कहना चाह रहा हूं आप जरा देख लेते हैं। कूपन रेट कितना है इसका? 10%। रिडम्पशन भी कितना मिलेगा? 10%। टैक्स रेट कितना? 30%। आए जरा देखें टाइम कितना है सर इसमें? 3 साल। सर मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, रेट तो मालूम नहीं करना। बताएं सबसे पहले सर मेरे पास इसमें कंपनी ने सूद पे करना है कितना, और इन्वेस्टर ने वो रिसीव करना है सर 10। मैंने पॉजिटिव रख रहा हूं उसको 10 और 10। बताएं सर इस पे टैक्स बचेगा सर सूद पे? हाँ सर 30% के हिसाब से 3 और 3। मुझे बताएं रिडम्पशन पे कंपनी के 100 रुपए वापस, इन्वेस्टर के 100 रुपए वापस, बचा गया 7 107। प्यारे भाई क्या कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स हैं? प्यारे भाई क्या कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स हैं? यस सर। तो हमें इसको डिस्काउंट करने के लिए डिस्काउंट रेट भी कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? पोस्ट टैक्स। तो बताओ मैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से? सर पोस्ट टैक्स का मतलब यहां पर क्या है भाई? मिसाल के तौर पे मुल्क में टैक्स रेट चल रहा है 30%, ये होगा कोई 8.5-9% का रेट, लेकिन इफेक्टिवली सर जो कंपनी की जेब पे रेट पड़ती है वो सिर्फ 6% की पड़ती है इस टैक्स सेविंग समेत। बनाया सर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं? 1 - 1 + 6% प्रेजेंट वैल्यू raised to the power -3 divided by 6% plus 100 divided by 1 plus 6% raised to the power 3। ऐसा चेक करके मुझे बताएं सर इन सब की मिला जुला के क्या वैल्यू बन रही है? मिला जुला के सर इसकी क्या वैल्यू बन रही है? चेक करें सर, खुद से कैलकुलेट करें जी, क्या वैल्यू बन रही है? सर ये बनती है 102.67। पक्का? यानी हर 100 रुपए की मार्केट वैल्यू कितनी है सर? 102.67। याद रखिएगा आपने अगर कैश फ्लोज को नेट ऑफ टैक्स कर दिया है तो डिस्काउंट रेट जो आप यूज कर रहे हैं सवाल में उसके साथ देख लीजिएगा कि वो पोस्ट टैक्स है या नहीं है। ठीक है जी सर, एक स्टेप आगे बढ़े हम दोस्त। चलिए जी एक सवाल छोटा सा और देखते हैं, बस इसमें एंड पे प्रीमियम है मालूम, इसमें भी मार्केट वैल्यू ही करनी है। सर टैक्स साथ दिया है तो जो रेट गिवन होगा मार्केट रेट वो भी पोस्ट टैक्स होगा। पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज के लिए पोस्ट टैक्स रेट, कैश फ्लोज जैसे रेट वैसा। ठीक है जी, आए जरा इसकी मार्केट वैल्यू मालूम करने जाएं। बॉन्ड है कितने साल का जी? 4 साल का। ईयर 1 सर, ईयर 2 सर, ईयर 3 सर, ईयर 4 सर। इंटरेस्ट
सूद कितना पे करेगी कंपनी सर? सूद पे करेगी 12% के हिसाब से 12, 12, 12 और 12। टैक्स सेविंग्स 3.6, 3.6, 3.6 और 3.6। एंड पे आके रिडम्पशन पे आपको पैसा मिलेगा 105। आपने 8.4, 8.4, 8.4 और 113.4 इनकी प्रेजेंट वैल्यूज आपने निकालनी है सर। किस रेट से? किस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सर? 8% की रेट से। प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 8%। इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आप निकालें ना, सर मार्केट वैल्यू निकलेगी एग्जैक्ट 105 रुपए। ठीक है जी। आप देखिए सर यहां पर एक तो जो हमारा नेट ऑफ टैक्स कूपन रेट बनता है वो 8.4 बनता है। अच्छा सर फिर मार्केट रेट चल रहा है 8% और सर सूद भी ज्यादा मिल रहा है, तो सीधी सी बात है सर इसकी मार्केट वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होगी क्योंकि पे प्रीमियम भी नसीब हो रहा है। ठीक है जी सर, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं IRR, अगर आप ये कॉपी कर लें सर। सर आगे बढ़ते हैं जनाब। अब हम एक ऐसा सिनेरियो देखने जा रहे हैं जहां हमें एग्जामिनर ने जो केडी दिया वो प्री टैक्स दिया हो सर। ठीक है जी। देखें जो पेपर में आपको केडी दिया जाएगा ना, यानी मार्केट रेट दिया जाएगा मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, तो सर वो दो किस्म के रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो होगा वो पोस्ट टैक्स जो कि आमतौर पे देता है सर एग्जामिनर, या वो होगा प्री टैक्स। ठीक है जी। अब देखिए सीधी सी बात है, जब एग्जामिनर ने पोस्ट टैक्स रेट दे दिया है और आपको कैश फ्लोज दे दिए हैं, तो वो ये चाह रहा है कि इस पोस्ट टैक्स रेट और इस कैश फ्लोज को यूज़ करके आप क्या निकाल लो, मार्केट वैल्यू निकाल लो। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने मार्केट वैल्यू ऐसे निकालनी है सर के ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 से 3 साल का बॉन्ड है सर, आपने इसमें ले लेना है इंटरेस्ट। ठीक है जी। आपने इंटरेस्ट के अंदर से सर माइनस कर लेना है टैक्स सेविंग्स को। ठीक है जी। और आपने एंड पे ले लेनी है रिडम्पशन, रिडम्पशन प्राइस। ठीक है, जैसे आमतौर पर हम डेट की वैल्यूशन करते हैं। ये आगे नेट कैश फ्लोज, आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है एट द रेट पोस्ट टैक्स केडी। अब जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना, दिस विल बी ट्रीटेड एज मार्केट वैल्यू। ठीक है, सीधा सीधा हिसाब किताब। पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज को पोस्ट टैक्स रेट से हमने कर दिया डिस्काउंट। सर जब प्री टैक्स केडी दिया होगा तो सर फिर दो तरीके हैं सर, दो तरीके हैं। एक है करेक्ट मेथड और मेरे बच्चों दूसरा है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। ठीक है जी। दोनों पे हम सर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, आ जाएगा। अगर प्री टैक्स केडी गिवन है तो सर फिर आप पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज को प्री टैक्स रेट से डिस्काउंट नहीं कर सकते मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। तो एक तो शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये कि भैया आपको दिया हुआ प्री टैक्स केडी, आप एक काम करें उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1 माइनस टैक्स रेट से, तो ये प्री टैक्स केडी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोस्ट टैक्स में। ये जाली तरीका है, 2 नंबर तरीका है, गलत तरीका है, लेकिन सर चल जाएगा, ये चल जाएगा। ठीक है ना सर, इसलिए चल जाएगा कि एग्जाम में जब आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो कि आप प्री टैक्स केडी अगर गिवन है रिडीमेबल डेट के अंदर, जो टाइम पीरियड मेंशन है कि भाई इतने साल बाद रिडीम हो जाएगा, आप सिंपली एक काम करें उसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करके पोस्ट टैक्स बना दें। और फिर क्या करें, जब पोस्ट टैक्स बन गया तो फिर आप ये वाला तरीका यूज़ कर लें, सीधा सीधा कि आप कैश फ्लोज ले लें और सर उसमें से टैक्स की सेविंग्स माइनस कर दें और रिडम्पशन लेके मार्केट वैल्यू निकाल लें सीधा सीधा। लेकिन सर फिर एक करेक्ट तरीका भी है। वो करेक्ट तरीका क्या है, आए ज़रा देखें सर उसके ऊपर एक सवाल। ठीक है जी, ये करेक्ट तरीका क्या है सर। करेक्ट तरीके में हम करेंगे ये, मैं ब्रीफली आपको बता दूं। करेक्ट तरीके में हम करेंगे ये कि हम लेंगे सबसे पहले प्री टैक्स कैश फ्लोज। सर इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एट प्री टैक्स केडी। ठीक है जी, प्री टैक्स कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे प्री टैक्स केडी से, तो आपके पास सर आ जाएगी मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब इस मार्केट वैल्यू को रख के
ठीक है जी। इस मार्केट वैल्यू को रख के और पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज को रख के आप निकाल लेंगे IRR। ठीक है जी, आप निकाल लेंगे IRR, और ये IRR होगा हमारा पोस्ट टैक्स KD। ठीक है, अब देखें इतना लंबा चौड़ा चक्कर करने की ज़रूरत क्या पेश आई, क्यों पेश आई, वो इस चीज़ को कवर करने के बाद, सवाल कवर करने के बाद हमें बेहतर तरीके से समझ आएगा। जब भी प्री टैक्स KD गिवन होगा, मैं सबसे पहले मार्केट वैल्यू मालूम करूंगा प्री टैक्स कैश फ्लोस प्री टैक्स KD से। ठीक है, जब मार्केट वैल्यू आ जाएगी तो उस मार्केट वैल्यू को रख के मैं पोस्ट टैक्स कैश फ्लोस को रख के अब एक रेट निकालूंगा जो पोस्ट टैक्स KD होगा। मैं उसको डायरेक्ट ऐसे पोस्ट टैक्स नहीं करूंगा। ठीक है जी, आए जरा सर एक छोटा सवाल देख लेते हैं सर इसके ऊपर। एक छोटा सा मैं सवाल खुद बना रहा हूँ सर। सर अज्यूम करें मेरे पास कुछ कैश फ्लोज हैं सर। एक तो मेरे पास एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू से ₹100 है। ठीक है जी सर, इसका कूपन रेट मिसाल के तौर पर 8% है। ठीक है जी सर, टैक्स रेट मुल्क में जो चल रहा है वो है 30%। ठीक है सर, मेरे पास प्री टैक्स KD ये आ रहा है सर कोई 9% के करीब। ठीक है जी, और टर्म है मेरे पास सर कोई 4 साल। ठीक है, आए ज़रा जनाब हम इस पे दो तरीके से सर अप्रोच करते हैं सवाल को, दो तरीके से। सबसे पहला मेथड वन में कह रहा हूं जनाब करेक्ट मेथड। करेक्ट मेथड ये क्या है जनाब? सर करेक्ट मेथड में स्टेप 1 फाइंड मार्केट वैल्यू यूजिंग प्री टैक्स कैश फ्लोज एंड प्री टैक्स रेट। ऐसा प्री टैक्स कैश फ्लोज और प्री टैक्स रेट से आपने क्या निकालनी है? मार्केट वैल्यू निकालनी है। डन। अब आए दरअसल मेरे पास प्री टैक्स कैश फ्लोज हैं कितने? 1, 2 साल, 3 साल और 4 साल। मुझे बताएं सर, सबसे पहले तो इसमें इंटरेस्ट आएगा। कितने का इंटरेस्ट आएगा मेरे बच्चों? 8% के हिसाब से 8, 8, 8 और 8 में टैक्स नहीं ले रहा है यहाँ पर। ठीक है जी सर, मेरे पास रिडम्पशन प्राइस कितने की जनाब? 100 रुपये की रिडम्पशन प्राइस। डन। अब बताएं सर, अगर मेरे पास 100 रुपये की रिडम्पशन प्राइस है तो 8, 8, 8 और 108। प्यारे बच्चों, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ प्री टैक्स KD से, जो कि 9% है। 9 ही है ना? हाँ सर 9 है सर। निकालें सर ज़रा इसकी मार्केट वैल्यू निकालें। 9% पे सर ये आएगी 7.33, ये आएगी 6.73, इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 6.17 और ये होगी 76.5। आप निकाल लें सर इसको। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं जनाब, मार्केट वैल्यू मैंने निकाल ली, ये निकली 96.73। Now bear in mind this 96.73 is the market value calculated using pre-tax cash flows at pre-tax rate। ठीक है जी, कभी भी pre-tax cash flows को post-tax rate से हम डिस्काउंट नहीं करते और कभी भी post-tax cash flows को pre-tax rate से हम डिस्काउंट नहीं करते। ठीक है, ये निकला है मेरे पास मार्केट वैल्यू। सर स्टेप 2 फाइंड KD। कौन सा KD? पोस्ट टैक्स। फाइंड पोस्ट टैक्स KD। फाइंड पोस्ट टैक्स KD। सर कैसे? आए ज़रा देखें, यानी आप क्या कैलकुलेट करें? IRR कैलकुलेट कर लें। ऐसा IRR कैलकुलेट कर लें। देखिए मैंने पहले मार्केट वैल्यू निकाली प्री टैक्स कैश फ्लो प्री टैक्स KD से। अब मैं निकालने जा रहा हूँ पोस्ट टैक्स KD निकालने जा रहा हूँ। मार्केट वैल्यू रख के, कैश फ्लोज को पोस्ट टैक्स रख के, इन दोनों को रख के पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज मार्केट वैल्यू, और मैं निकालूंगा सर एक ऐसा रेट जो पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज को मार्केट वैल्यू से कनेक्ट कर सके। आए ज़रा सर ड्राफ्ट करते हैं हम कैश फ्लोज ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। ठीक है जी, मार्केट वैल्यू कितनी भैया? 96.73। सर मेरे पास इंटरेस्ट कैश फ्लो सर इंटरेस्ट सर 8, 8, 8 और 8। सर मेरे पास टैक्स सेविंग्स कितना जी? सर 30%। सर 2.4, सर 2.4, 2.4 एंड 2.4 पक्का। और सर एंड पे रिडम्पशन प्राइस कितने की? 100 रुपीज़ की। ठीक है, डन हो गया सर। मैं इनको एडअप कर रहा हूँ सर। ये हो जाते हैं सर 96.73, ये हो जाता है सर मेरे पास 5.6, 5.6,
5.6 और 105.6। अब एक काम करते हैं जनाब, अगर मैं इन कैश फ्लोज से IRR कैलकुलेट करूं, ये वो IRR होगा जो पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज को मार्केट रेट से कनेक्ट कर, मार्केट वैल्यू से कनेक्ट कर रहा है। तो बताएं मैं क्या कर सकता हूं सर। मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, पहली NPV निकाल रहा हूं एट द रेट 5.6%। सर यह रेट आपने क्यों पिक किया? क्योंकि मुझे पता है कि इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू अगर मैंने 5.6% पे निकाली ना तो वो एग्जैक्ट 100 निकलेगी, ठीक है जी। और मेरी जो NPV निकलेगी ना, क्योंकि 100 पॉजिटिव है तो मेरी NPV पॉजिटिव निकलेगी 3.27 ऐसा। अब जी पॉजिटिव NPV, तो मैं एक रेट बढ़ा के ले लेता हूँ सर, मैं एक और रेट ले लेता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं 8% पे, ठीक है जी। अब 8% पे अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना तो ये होगा 96.73। 5.6 की प्रेजेंट वैल्यू 8% पे होगी 5.18, 5.6 की प्रेजेंट वैल्यू होगी 4.8, सर 4.44। ये मेरे पास सर सॉल्व हुआ है तो मैं इतनी जल्दी कर पा रहा हूँ, ठीक है जी। आप इसको एक एक फिगर को कैलकुलेट कीजिएगा। अब जो NPV आती है ना सर, वो आती है 8% पे 4.69 ऐसा नेगेटिव। अब बताएं सर, मेरे पास ये हो गया छोटा रेट, ये छोटे रेट की NPV, ये हो गया बड़ा रेट, ये हो गई बड़ी रेट की NPV। तो A प्लस A माइनस B इंटू B माइनस A, दिस इज द IRR अपेरेंटली द पोस्ट टैक्स KD डन। अब बताएं सर IRR बराबर है A कितना जी मेरे पास 5.6% प्लस बड़ा A जी सर 3.27 डिवाइडेड बाय 3.27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर 4.69 मल्टीप्लाई बाय 8% माइनस 5.6%। बताएं सर मेरे पास IRR क्या है सर? अब IRR सर अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 6.58 ऐसा, और असल IRR भी लगभग को 6.5 है, ठीक है जी। तो सर ये हमने IRR निकाला, ये IRR हमारे पास है अब पोस्ट टैक्स KD। अच्छा अब देखिए ये एक सही तरीका था कि आप पहले मार्केट वैल्यू मालूम करें, मार्केट वैल्यू और पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज को रख के आप फिर जो है वो पोस्ट टैक्स KD मालूम करें। अगर मैं काम करता, मैं शॉर्टकट मेथड यहाँ यूज़ करता और मैं पोस्ट टैक्स KD डायरेक्ट निकालता, ठीक है जी। मेथड 2, शॉर्टकट मेथड, तो मैं क्या करता सर, मैं प्री टैक्स KD उठाता 9% और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता सर 70% से, यानी पोस्ट टैक्स इसको डायरेक्ट कर देता, तो ये होता सर 6.3%। अब देखें 6.3 आ रहा है 6.58, फ़र्क क्यों है? देखें सर फ़र्क इसलिए है, थोड़ा सा टेक्निकल रीज़न है, गौर कीजिएगा सर। मुझे एक बात बताएं, जब आपने ये वाला रेट निकाला ना, आपने इसमें एक चीज़ अज्यूम की कि कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं है। और ये क्या बात हो गई, डेट में कैपिटल गेन कहाँ से आ गया? सर ये बॉन्ड आपने ख़रीदा है 96.73, मिसाल के तौर पर एक इन्वेस्टर 96.73 का ख़रीदता है, इन्वेस्टर की बात करूँ, एंड में रिडीम होता है ये 100 रुपये पे। ये एक इनकम है इन्वेस्टर के लिए और टेक्निकली कंपनी के लिए एक लॉस है। क्या इस इनकम पे कोई टैक्स लगा? नहीं। हमने टैक्स सिर्फ किस पे लगाया? सिर्फ किस पे लगाया? हमने टैक्स सिर्फ लगाया इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है जी। आप जब पूरे के पूरे रेट को उठा के 70% कर देते हो ना, इसका मतलब आप अज्यूम कर रहे हो कि आपने हर 1 रुपए के इनकम और एक्सपेंस पे टैक्स लगाया, यानी आपने जो रिडम्पशन के ऊपर इसको गेन हो रहा है 96 का खरीद के 100 पे रिडीम हो रहा है, या कंपनी को लॉस हो रहा है 96 का इशू करके 100 रुपये के ऊपर, तो सर ये जो गेन और लॉस है इस पर भी टैक्स कटा है। तो मैं डायरेक्ट रेट को आफ्टर टैक्स अगर करूँगा ना, तो इट मीन्स कि मैं सारे के सारे इनकम और एक्सपेंसेस जो मुझे ड्यूरिंग द पीरियड हुए हैं मैं सब पे टैक्स लगा रहा हूँ। यानी कंपनी ने एक चीज़ 96 की इशू की, 100 पे रिडीम की, तो कंपनी उस पर भी टैक्स लगा रही है। आप एक काम करें, आपने ऐसे 6.3 किया ना, आप एक काम करें सर, ये जो एंड पे आके जो गेन और लॉस है ना ये ख़त्म कर दें, यानी एंड पे आप आके करें ये कि 96.73 है ना, यहाँ पे आप यहाँ पर भी 96.73 रखें, और आप यकीन करें ये एग्जैक्ट वही रेट आएगा जो आप शॉर्टकट से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यानी सर शॉर्टकट मेथड के अंदर ये एज्यूम किया जाता है इसके अंदर कि ईच एंड एवरी रुपी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस इज एडजस्टेड फॉर टैक्स, टैक्स उस पर लगाया जाता है, ठीक है जी। तो सर ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है? ज़्यादा बेहतर तरीका ये वाला है, क्योंकि हम BFD में ये अज्यूम करके चलते हैं
कि रिडम्पशन के ऊपर जो गेन और लॉस होगा उस पर कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं है। ऐसा तो आइंदा के बाद सर पूरे जो है वो समरी पूरे डेट की डेट कौन सा डेट सर रिडीमेबल डेट की समरी रिडीमेबल डेट की सर समरी सर मेरे पास केस 1 पोस्ट टैक्स रेट यानी कौन सा केडी पोस्ट टैक्स इज गिवन एंड मार्केट वैल्यू इज टू बी कैलकुलेटेड। अगर मेरे पास सर इस तरह का सीन है तो मैं क्या करूंगा सर, क्या स्टेप्स होंगे मेरे? नंबर 1 सीधा सीधा ड्राफ्ट कैश फ्लोज इंक्लूडिंग टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट पोस्ट टैक्स केडी। ठीक है जी, टू गेट मार्केट वैल्यू। डन। ये पहला केस था हमारे पास सर। केस 2 मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज गिवन एंड पोस्ट टैक्स केडी इज टू बी कैलकुलेटेड। तो मैंने क्या किया सर, स्टेप्स। पहला स्टेप ड्राफ्ट कैश फ्लोज by taking market value at year 0 and take tax savings on interest। ऐसा फिर find IRR of post टैक्स कैश फ्लोज एंड मार्केट वैल्यू। डन। सिंपल सा केस। सर हमारे पास केस 3 केस 3 में क्या करना है सर हमने? सर प्री टैक्स रेट इज गिवन एंड मार्केट वैल्यू of bond and post tax KD are to be calculated। तो क्या करें सर हम? स्टेप 1 फाइंड मार्केट वैल्यू using pre-tax cash flows discounted at pre-tax rate। Step 2 find post tax KD by finding IRR of market value and post tax cash flows। ऐसा सर इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। एक एग्जांपल इस पे ऊपर मैंने करवा दी, अच्छे तरीके से इसको देख लें सर। हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब, हम जाते हैं सर बैंक लोन्स की तरफ और प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ। स्टे ट्यून्ड सर।